हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी एग्जाम 2024 के शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएं उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड वहाँ एसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाए गए विभिन्न प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि एसएससी जीडी एग्जाम 2024 में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में रहेगा। करेक्ट आंसर होगा इसका कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, तो आंध्र प्रदेश का। अब चलिए भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य को एक साथ कवर कर लेते हैं। ट्रेंड हमारा ये रहेगा दोस्तों, एक क्वेश्चन जितने अभी आपके ट्रेंड में टॉपिक्स रहेंगे वहां से उठाएंगे और उनके इर्द गिर्द यानी एक्स्ट्रा फैक्ट में जितने क्वेश्चंस बनते हैं एक साथ कवर कर लेंगे। ये हमारा तरीका रहेगा दोस्तों, और आगे की वीडियोस में इनका हम लोग रिवीजन भी करते रहेंगे। अब चलिए एक साथ देख लेते हैं। एक तरफ शास्त्रीय नृत्य दिया गया है, दूसरी तरफ संबंधित राज्य दिए गए हैं। अब जैसे भी ट्रिक बने दोस्तों, आप लोग इनसे प्रिपेयर रहने का प्रयास करें। क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हर शिफ्ट में मिलेंगे यहाँ से। सबसे पहले भरतनाट्यम, ये तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों एक साथ देखिएगा, ये दोनों केरल के हैं। अगला कथक नृत्य जो कि दोस्तों उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट कुचिपुड़ी है जो हमारा क्वेश्चन था, ये आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला दोस्तों मणिपुरी, जो कि शास्त्रीय नृत्य मणिपुर राज्य का है। फिर सत्रिया शास्त्रीय नृत्य है जो कि असम राज्य का है। और लास्ट है दोस्तों ओडिसी शास्त्रीय नृत्य जो कि ओडिशा राज्य का है। किस राज्य का है? ओडिशा राज्य का। ये 8 शास्त्रीय नृत्य दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके हर शिफ्ट में। यहाँ से क्वेश्चंस घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। आगे चलेंगे, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है। पहला पीडीएफ है एसएससी जीडी जिसका हम लोग स्टडी कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं 20 फरवरी से इसका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। इनमें जो आपके पाठ्यक्रम रखे गए हैं दोस्तों, जीके जीएस जिसमें आपका जनरल साइंस भी शामिल है, करंट अफेयर्स व सामान्य हिंदी, इन सभी के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट करवाया जा रहा है। अगर आप इच्छुक है दोस्तों तो 50 रुपीज़ इसकी पेड फीस रखी गई है। आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर जुड़ सकते हैं। दूसरा पीडीएफ दोस्तों हमारा लगा हुआ है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023। आप लोग जानते हैं इसका भी एग्जाम हाल ही में करवाया जाएगा। इसमें जो आपका दोस्तों यहाँ पे पाठ्यक्रम रखा गया जीके जीएस करंट अफेयर्स यूपी स्पेशल भी इसमें आएगा दोस्तों। पुलिस व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वह हिंदी है। इन सबके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 40 सेट के जरिए कवर करवाया जा रहा है। अगर आप इच्छुक हैं दोस्तों तो नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है, आप लोग मैसेज करके जुड़ सकते हैं। इसकी पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई, क्योंकि आप लोग जानते हैं इसमें अन्य टॉपिक्स भी पुलिस व्यवस्था अभिरुचि से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, आपका यूपी स्पेशल आएगा, सामान्य हिंदी आएंगे, इसलिए इसकी पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई है। तीसरा पीडीएफ दोस्तों बिहार एसएससी 10+2 एग्जाम 2023, लगभग फरवरी में इसका भी एग्जाम होगा। इसमें दोस्तों आपका सामान्य ज्ञान है, सामान्य विज्ञान है, करंट अफेयर्स आपका जुड़ेगा, पूरा खेल जगत जुड़ेगा, सारे विविध के चैप्टर्स जुड़ेंगे। इसकी पेड फीस 50 रुपीज़ रखी गई है। अगर आप इच्छुक हैं दोस्तों तो व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर जुड़ सकते हैं। यहाँ पे एसएससी जीडी और बिहार एसएससी के कंबाइन की मांग रही, ऐसा नहीं किया जा सकता दोस्तों। कारण है उसके, बिहार एसएससी में आपके दोस्तों बिहार स्पेशल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जबकि एसएससी जीडी में नेशनल लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरी बात है एसएससी जीडी में सामान्य हिंदी आपका पाठ्यक्रम है, लेकिन बिहार एसएससी में हिंदी से क्वेश्चन नहीं आएंगे। उसके अलावा दोस्तों बिहार एसएससी में जनरल साइंस से तकरीबन 25 क्वेश्चंस के आसपास पूछे जाएंगे, जबकि एसएससी जीडी में क्वेश्चंस जनरल साइंस से थोड़े कम होंगे, इसलिए यहाँ पे कंबाइन नहीं किया जा सकता और हम लोग किसी भी क्वेश्चन पे रिस्क नहीं ले सकते। लास्ट पीडीएफ यूपीपीएससी आरओ 2023, ये भी फरवरी में एग्जाम स्टार्ट होगा। पीटी का इसमें 2 पेपर करवाया जाएगा। पहला सामान्य अध्ययन होगा 140 क्वेश्चन का, और दूसरा सामान्य हिंदी होगा दोस्तों 60 क्वेश्चन का। इस तरह से 200 क्वेश्चंस के आपके 2 पेपर करवाए जाएंगे। इसकी पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं काफ़ी रेयर मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे, तो मटेरियल कलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। तो 4 पीडीएफ है दोस्तों। अगर आप कंप्लीटर हैं तो ये हमारा नीचे व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग मैसेज करके जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम से बराबर पूछे जाते हैं। करेक्ट आंसर होगा इसका विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्सीफेरॉल होता है। अब चलिए एक साथ जितने भी विटामिन से संबंधित क्वेश्चंस हैं हम लोग कवर कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे भी आप लोगों का ट्रिक बने पूरी तरह से इन प्रश्नों से प्रिपेयर रहने का प्रयास करें। सबसे पहले दोस्तों विटामिन दिया गया है, उनके बाद इनके रासायनिक नाम दिया गया है, और लास्ट में इनकी कमी से होने वाला जो रोग होता है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको भी हम लोग यहीं पे कवर कर लेंगे। सबसे पहले विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। ध्यान देंगे आप लोग, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। इसकी कमी से रतौंधी होती है, संक्रमणों का खतरा भी होता है। नेक्स्ट
विटामिन B1 ध्यान देंगे आप लोग, विटामिन B1 इसका रासायनिक नाम थायमिन होता है, इसकी कमी से वेरी वेरी होता है। अगला है विटामिन B2, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है, इसकी कमी से त्वचा का फटना ये रोग होता है। नेक्स्ट विटामिन B6, इसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है, इसकी कमी से एनीमिया व त्वचा रोग होता है, एनीमिया व त्वचा रोग। अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन घुमा घुमा के पायरिडॉक्सिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है, या एनीमिया या त्वचा रोग या त्वचा का फटना वेरी वेरी किस विटामिन की कमी से होता है, इसलिए रिवीजन जरूरी होता है, या फिर PDF लीजिए और अंडरलाइन लगा लगा के स्टडी कीजिए। ऐसा नहीं आप किसी भी वीडियो से थोड़ा से देख ले, यहाँ से थोड़ा से देख ले, वहाँ से थोड़ा से देख ले, आपका क्लियर हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, आप उसी भीड़ में चल रहे हैं दोस्तों, जिसका कोई लक्ष्य नहीं, कोई रास्ता नहीं है। आप उन सभी टॉपिक्स को समझने का प्रयास करें, जितने SSC के ट्रेंड में रहते हैं, उनसे जितने एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं पूरी तरह से कवर करें। आप यहाँ तो टॉपिक्स को नोट डाउन करके रखें, तब आपकी एक प्रिपरेशन अच्छी मानी जाती है और आप उस भीड़ से आगे रहते हैं। अगला है दोस्तों विटामिन B7, इसका रासायनिक नाम बायोटीन होता है, इसकी कमी से लकवा व शरीर में दर्द। ध्यान देंगे आप लोग, आगे चलेंगे हम लोग। अगला दोस्तों विटामिन C, मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन C, इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, इसकी कमी से स्कर्वी आप लोग जानते होते हैं, वह मसूड़ों का फूलना। नेक्स्ट विटामिन D, इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है, इसकी कमी से रिकेट्स जो कि कुपोषण होता है बच्चों में। और लास्ट है विटामिन K, इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है और इसकी कमी से रक्त का थक्का न बनना है। क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछाता है, जैसे कि हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में किस विटामिन की कमी होती है, तो विटामिन K की किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता, तो विटामिन के, यानी कि हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में विटामिन के की कमी होती है, जिसके कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है और रक्त का थक्का न बनने या न जमने के कारण खून का बहना बंद नहीं होता है। इस तरह से पूरी तरह से प्रिपेयर रहने का प्रयास करें। क्वेश्चंस SSC में ट्रेंड में दोस्तों घुमा घुमा के थोड़ा सा पूछे जाते हैं। अगर आप रिवीजन नहीं क्यों एक अच्छी प्रिपरेशन है तो आप कंफ्यूज हो गए, कोई और का आंसर या ऑप्शन आप लोग चुन लेते हैं, लास्ट में आंसर की में पता चलता है हमारे सारे क्वेश्चंस गलत हो चुके हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राचीन पुस्तकों से क्वेश्चंस दोस्तों आप लोग जानते हैं, प्राचीन पुस्तक आपका मध्यकालीन से संबंधित पुस्तक, आधुनिक पुस्तक, वह जो पुस्तकों से क्वेश्चन पूछेंगे प्राचीन भारत, मध्यकालीन, आधुनिक भारत, वह ज्यादा क्वेश्चन दोस्तों आपके क्रिकेट यानी प्लेयर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो पुस्तकों से होते हैं। इनके ट्रेंड को समझने का प्रयास करें और यहाँ से जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग कवर करने का प्रयास करें। क्वेश्चन है हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, करेक्ट आंसर होगा हेराडोटस ने। अब चले गए ये एक साथ हम लोग दोस्तों यहाँ पे कवर करेंगे, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट बुक्स रखे गए जो कि SSC के प्रीवियस एग्जाम्स में सारे क्वेश्चन से पूछे गए और रिपीट भी हुए हैं। पहला दोस्तों प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका के लेखक कौन है, करेक्ट आंसर होगा मेगास्थनीज। अगला है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो चाणक्य या कौटिल्य है, इनके एक और नाम है विष्णुगुप्त। चाणक्य, कौटिल्य व विष्णुगुप्त, लेकिन ऑप्शन में चाणक्य या कौटिल्य दिया जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो विशाख दत्त है। अगला क्वेश्चन, अगला दोस्तों हमारा पॉइंट है अष्टाध्यायी नामक रचना के रचनाकार कौन है, तो पाणिनि है। नेक्स्ट महाभाष्य के लेखक कौन है, तो पतंजलि है। कौन है, पतंजलि है। रिवीजन जरूर कीजिएगा या फिर नोट डाउन कीजिए अगर एक अच्छी प्रिपरेशन चाहते हो दोस्तों। एक एक क्वेश्चन आप लोग जानते हैं कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर एक क्वेश्चन गलत होता है यहाँ पे हमारा तो निगेटिव मार्किंग अलग से पड़ती है। इस तरह से हम लोग जानते हैं कि हम लोग एक क्वेश्चन गलती के कारण कितने रैंक नीचे चले आते हैं। अगला है दोस्तों चरक संहिता, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स का नाम है चरक संहिता के लेखक कौन है, करेक्ट आंसर होगा चरक है। अगला है नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटक के लेखक कौन है, तो हर्षवर्धन है। अगला है दोस्तों हर्षचरित के लेखक कौन है, करेक्ट आंसर होगा बाणभट्ट। नेक्स्ट कादम्बरी, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि बाणभट्ट के हैं। किनके हैं, बाणभट्ट के हैं। अगला है पंचतंत्र के रचनाकार कौन है, करेक्ट आंसर होगा विष्णु शर्मा। अगला देखेंगे नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है, तो भरत मुनि है। कौन है, भारत मुनि है। अगला देखेंगे राज तरंगिणी के रचनाकार कौन है, करेक्ट आंसर होगा कल्हड़ है। कौन है, कल्हड़ है। नेक्स्ट गीत गोविंद के रचनाकार कौन है, तो जयदेव है। कौन है, जयदेव है। नेक्स्ट देखेंगे किताबुल हिंद, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स का नाम है दोस्तों के लेखक है अलबरूनी। अगला हुमायूं नामा की लेखिका कौन है, तो गुलबदन बेगम है। कौन है, गुलबदन बेगम है। यहाँ से और भी बुक्स बच रहे हैं दोस्तों जो कि हम लोग आगे की शिफ्टों में यानी कि आगे के वीडियोस में देखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों अंबेडकर ए लाइफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स का नाम है दोस्तों नामक पुस्तक के लेखक कौन है, शशि थरूर है। नेक्स्ट फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक किसने लिखा, तो डॉक्टर किरण बेदी के द्वारा लिखा गया। और लास्ट है दोस्तों उपन्यास विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है, तो सलमान रुश्दी हैं। रिवीजन जरूर कीजिएगा, जैसे भी बने आप इन प्रश्नों से पूरी तरह से प्रिपेयर रहने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों हिंदी से आया हुआ है, ध्यान देंगे आप लोग जानते हैं हिंदी के क्वेश्चंस भी आपके SSC GD एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो यहाँ से भी जितने आपके सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं पूरी तरह से हम लोग प्रिपेयर रहेंगे। क्वेश्चन क्या है, अत्यधिक वर्षा का होना वाक्यांश का एक शब्द होगा, करेक्ट आंसर होगा अतिवृष्टि। अब ये क्वेश्चन डाला गया है। अब चलिए इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं हम लोग धीरे धीरे करके सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे।
सबसे पहले दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वाक्यांश के लिए अनेक शब्द और एक शब्द एक तरफ दिया गया है। वाक्यांश के अनेक शब्द जो होते हैं उनका एक शब्द एक तरफ दिया गया है। सबसे पहले है जो इतिहास के पहले का है वाक्यांश का एक शब्द होगा तो प्रागैतिहासिक होगा। नेक्स्ट, जिसमें पाप नहीं हो, वाक्यांश का एक शब्द क्या होगा? निष्पाप होगा। अगला है जिसमें तेज नहीं है, वाक्यांश का एक शब्द बताना है तो निस्तेज होगा। आगे चलेंगे हम लोग। अगला पॉइंट है दोस्तों जिसका अर्थ ना हो, वाक्यांश का शब्द तो निरर्थक होगा। नेक्स्ट है जिसका कोई उपाय नहीं है, वाक्यांश का शब्द बताना है तो निरुपाय होगा। नेक्स्ट, जो बिना किसी विरोध के चुना गया हो, वाक्यांश का शब्द निर्विरोध होगा। नेक्स्ट, जिसका कोई सहायक ना हो, वाक्यांश का शब्द निसहाय होगा। नेक्स्ट, अनुचित बात के लिए आग्रह, वाक्यांश का शब्द क्या होगा? दुराग्रह होगा। नेक्स्ट, जो आसानी से उपलब्ध ना हो, वाक्यांश का एक शब्द तो दुर्लभ होगा। क्या होगा? दुर्लभ होगा। आगे चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट देखेंगे जो आसानी से उपलब्ध ना हो, रिपीट हो गया दोस्तों एक ही पॉइंट, जो आसानी से उपलब्ध ना हो, वाक्यांश का शब्द क्या होगा? दुर्लभ होगा। नेक्स्ट है चार वेदों को जानने वाला, वाक्यांश का एक शब्द तो चतुर्वेदी होगा। नेक्स्ट, जो जानना चाहता है, जो जानना चाहता, वाक्यांश का शब्द जिज्ञासु होगा। नेक्स्ट है सेवा के सेना, यहाँ पे होना चाहिए दोस्तों, मिस प्रिंट हो गया थोड़ा सा। सेना के ठहरने का स्थान क्या होता है? तो उसे छावनी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? छावनी के नाम से। अगला देखेंगे हम लोग। और लास्ट है दोस्तों चिरकाल तक जीवित रहने वाला, वाक्यांश का शब्द क्या होगा? तो चिरंजीवी होगा। रिवीजन जरूर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे गए हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा जनगणना से है। सबसे पहले जनगणना से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पुनः मोस्ट हमारा जनगणना से 2011 से हम लोग क्वेश्चंस को कवर करेंगे। क्वेश्चन क्या है? जनगणना 2011 के समय जनगणना आयुक्त कौन थे? करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर सी चंद्रमौली। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखा गया है दोस्तों। अब चलिए एक साथ देखते हैं। पहला पॉइंट है भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने डाटा हैं दोस्तों, जितने आप लोगों के लिए आवश्यक हैं, कोई भी मिस नहीं किया जा रहा है और सब कुछ भी आपको नहीं बताया जा रहा है जो कि आपके एग्जाम के लिए आवश्यक नहीं। ऐसा नहीं कहीं से कुछ देख रहे हैं, कहीं से रेयर टाइप, कहीं से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन देख रहे हैं, कुछ भी आपका यहाँ पे प्रिपरेशन नहीं हो रहा है। उस तरह से अगर कर रहे हैं, क्वेश्चंस के टॉपिक्स को ध्यान दीजिए और उन टॉपिक्स को समझने का प्रयास कीजिए और उन टॉपिक्स के सारे प्रश्नों को कवर करने का प्रयास कीजिए जितने कि आपके ट्रेंड में रहते हैं एसएससी के। अगला है भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। सारे फैक्ट पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट है जनगणना संघ सूची का विषय है। हम लोग पढ़ चुके हैं भारतीय संविधान के अनुसूची 7 में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूचियों का वर्णन है। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद को है। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद व राज्य विधानमंडल दोनों को है। लेकिन अगर किसी भी विषय पर दोनों के मध्य विवाद उत्पन्न होता है तो भारतीय संसद के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान देंगे जनगणना किस सूची का विषय, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके जीके में भी, तो इस संघ सूची का विषय है जिसका वर्णन संविधान के आर्टिकल की बात की जाए तो 246 में है। अगला पॉइंट है 2011 की जनगणना भारत की 15वीं व स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य है। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त जो कि क्वेश्चन रखा गया था डॉक्टर सी चंद्रमौली हैं। आगे चलेंगे हम लोग। अगला पॉइंट है दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितने जिले हैं? तो 640 जिले हैं। कितने? 640 जिले। अगला पॉइंट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो थाने है जो कि महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो दिबांग वैली है जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। और नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व वाला जिला वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है। अगला पॉइंट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सारे फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आगे चलेंगे हम लोग। अगला पॉइंट है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर कितना है? तो 74.04% है। अब उसमें दोस्तों पुरुष साक्षरता दर की बात करें जो कि हमारा अगला पॉइंट है, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो 82.14% है। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 65.46% है। दोनों ध्यान रखेंगे, डाटा अलग अलग तरह से भी पूछे जाते हैं।
अगला पॉइंट है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, वाला राज्य कौन सा है, तो सिक्किम है। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। सारे फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिवीजन जरूर कीजिएगा या नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि डाटा के कुछ सारे पॉइंट हैं, या फिर पीडीएफ लीजिएगा और अंडरलाइन लगा के एक अच्छी प्रिपरेशन कीजिएगा, तब आप दोस्तों उस भीड़ से आगे रह सकते हैं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारा हिंदी से है। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर उसी ट्रेंड पे चलेंगे, उस टॉपिक से जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं एक साथ कवर करेंगे। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो साखी का सही तत्सम शब्द होगा तो क्या होगा, साक्षी होगा। साखी का सही तत्सम शब्द होगा साक्षी। अब चलिए एक साथ कवर करते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। पॉइंट है हमारा, एक तरफ तत्सम रखा गया है, फिर तद्भव रखा गया है, फिर तत्सम रखा गया है, फिर तद्भव रखा गया है। पहला है नमक का तद्भव बताना है, लवण होगा। अब रिवीजन जरूरी है, लवण का तत्सम पूछ लिया जाए तो इसे क्वेश्चंस पे दोनों तरफ से ध्यान रखें। अब यहाँ पे नमक का तद्भव लवण होगा और लवण का तत्सम पूछा जाए तो नमक होगा, दोनों तरफ से प्रिपरेशन करेंगे। उसके बाद लज्जा का तद्भव क्या होगा, लाज होगा। गृहिणी का तद्भव क्या होगा, घरनी होगा। घोटक का तद्भव क्या होगा, घोड़ा होगा। आगे चलेंगे हम लोग। ग्राहक का तद्भव क्या होगा, गाहक होगा। योगी का तद्भव क्या होगा, जोगी होगा। क्या होगा, जोगी होगा। अगला है पौत्र का तद्भव पोता होगा। त्रिगुण का तद्भव तिगुना होगा। नेक्स्ट है रुदन का तद्भव तो रोना होगा। और प्रस्तर का तद्भव क्या होगा, पत्थर होगा। क्या होगा, पत्थर होगा। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन अगला पॉइंट है दोस्तों, पूर्ण का यहाँ पे तद्भव बताना है तो पूरा होगा। और पिपासा का तद्भव क्या होगा, प्यास होगा। नेक्स्ट है लौह का तद्भव लोहा होगा। और धरित्री का तद्भव क्या होगा, धरती होगा। नेक्स्ट है किवाड़ का तद्भव कपाट होगा। और शिष्य का तद्भव सिख होगा। क्या होगा, सिख होगा। नेक्स्ट है नृत्य का तद्भव नाच होगा। और यकृत का तद्भव क्या होगा, जिगर होगा। आगे चलेंगे हम लोग। अगला पॉइंट है दोस्तों, होलिका का तद्भव बताना है तो होली होगा। और छत्र का तद्भव बताना है तो वो छाता होगा। नेक्स्ट यमुना का तद्भव जमुना होगा। और यश का तद्भव जस होगा। नेक्स्ट धैर्य का तद्भव धीरज होगा। और निद्रा का तद्भव नींद होगा। आगे है धूम्र का तद्भव धुआं होगा। और हस्त का तद्भव हाथ होगा। अगला पॉइंट देखेंगे, लास्ट पॉइंट, प्राण का तद्भव प्राण होगा। और यत्न का तद्भव जतन होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द रखेंगे दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, महात्वपूर्ण दिवस से क्वेश्चंस रखा गया है दोस्तों, आप लोग जानते हैं मोस्ट में क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। और करंट रिलेटेड ज्यादा आप लोग कवर करने का प्रयास करें, ये आपका ट्रेंड होता है। कोई भी क्वेश्चन अब ये दोस्तों करंट में पूछा सकता है, जो दिसंबर नवंबर में मनाया था, इस तरह से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए उन प्रश्नों को दोस्तों यानी कि उस पॉइंट्स को भी पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या रखा गया है, विश्व विरासत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा 18 अप्रैल को। अब चलिए एक साथ कवर करते हैं। एक तरफ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस के नाम रखे गए हैं, दूसरी तरफ उनकी तिथि, ये कौन सा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। पहला दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस, ये कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को। नेक्स्ट है थल सेना दिवस, तो ये कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। नेक्स्ट विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, ये कब मनाया जाता है, 15 मार्च को। नेक्स्ट विश्व श्रमिक दिवस, ये कब मनाया जाता है, 1 मई को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, ये कब मनाया जाता है, 11 मई को। आगे चलेंगे हम लोग, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट रखे गए दोस्तों। आगे के सेट में हम लोग इनका रिवीजन भी चेक करेंगे। कोई भी क्वेश्चन को रिवीजन वगैरह दोस्तों नहीं देना, एग्जाम्स अच्छी एग्जाम्स अगर देना है तो उनके लिए रिवीजन आवश्यक है, आप लोग जानते हैं, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करते समय क्वेश्चन कैसे भी घुमाए जाएं तो हम लोग दोस्तों मिसयूज ना रहें, वहां पे दोस्तों ऑप्शन अपना गलत ना करें। अगला राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हो गया है 11 मई को। विश्व नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस ये 5 जून को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस ये 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब, 9 अक्टूबर को। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, पॉइंट है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र दिवस ये 24 अक्टूबर को। मोस्ट में आप लोग जानते हैं यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, इसीलिए प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस, ये कब मनाया जाता है, 17 नवंबर को। नेक्स्ट है नागरिक सुरक्षा दिवस, ये कब मनाया जाता है, 6 दिसंबर को। और लास्ट पॉइंट है दोस्तों राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कब, 24 दिसंबर को। तो ये थे दोस्तों
इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।